नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। दोस्तों, आज शुरू करने जा रहे हैं अपन फर्स्ट ग्रेड के लिए जो अपना पेपर 2 है हिंदी। दोस्तों, आपको जैसे बैनर में दिख रहा है ये बुक जो पिछली बार 150 क्वेश्चन में से आपके 110 क्वेश्चन मात्र एक बुक से दोस्तों आगे। बहुत बड़ी बात होती है आरपीसी जैसे पैटर्न में 150 में से 110 क्वेश्चन आना। दोस्तों, इस बुक की क्या ख़ास बात है कि इसमें से आपको 110 क्वेश्चन एक ही बुक में से मिल गए। तो दोस्तों, ये बुक जिस प्रकार आपको पता है ज्ञान स्वरूप बुक में किस प्रकार की मेहनत की जाती है, इसी प्रकार इस बुक में भी आपको जितनी भी प्रमाणिक बुक है दोस्तों उसका क्वेश्चन के नीचे उसकी वाक्य सहित मिलेगी कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो ये अपनी कंप्लीट सीरीज़ है दोस्तों। ये अपन कंप्लीट बुक करेंगे और इस बुक के बाद अपन कंप्लीट करेंगे इसको 3 से 4 बार आप पढ़ना। ये बुक मार्केट में आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगी। एक बार अपन यूट्यूब पे इसको पूरी करवाएंगे, पर एंड टाइम में लास्ट टाइम में आपके पास ये बुक होनी चाहिए, वरना एक बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक बार यूट्यूब पे पढ़ लेना और 3 बार आप पढ़ लेना। देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं तो 4 बार रिवीजन के बिना कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। 4 बार रिवीजन कर लोगे जिसको आपका बुक का एक पन्ना पन्ना याद हो जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन है कि ये आपके कब आया है, अब देख लो। प्राध्यापक कोच, ये आपके परीक्षा 2025। पहला क्वेश्चन है इनमें से नंददास की रचना है, वो आपको बताना है कि नंददास की इनमें से कौन सी रचना है। तो आप सबको पता है रसमंजरी। दोस्तों, सोल्व पेपर में होता है क्या है कि क्वेश्चन और एक दो लाइन में उसकी वाक्य कर देते हैं, पर आपको डिटेल में इसको एक एक क्वेश्चन की आपकी वाक्य मिलेगी कि अगला क्वेश्चन आया तो इसी वाक्य में आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो रसमंजरी ये आपके क्या है, नंददास की रचना है दोस्तों। ठीक है, अब नंददास की जो अन्य रचना है वो आपको पता होनी चाहिए कि रसमंजरी एग्जाम में पूछ लिया है, अगली बार आपको रास पंचाध्यायी पूछ सकते हैं। ठीक है, सिद्धांत पंचाध्यायी पूछ सकते हैं। एक तो इसका जो नंददास है आप साथ साथ याद भी कर लेना। इसमें याद रखना कि रस से संबंधित आते हैं, ये पंचाध्याय से इनकी किताबें हैं। देखो, भागवत दशम स्कंद, अनेकार्थ मंजरी, ये रस मंजरी है आपकी, एक आगे इसमें अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। मान मंजरी, मंजरी से इनकी नंददास की किताबें मिलेगी आपको। रूप मंजरी, यहाँ तक आपको यह साथ साथ इसको यहीं पे याद कर लेना, ये आपके विरह मंजरी। ठीक है, तो ऐसे वो आपको एग्ज़ाम में छोटे छोटे नाम चेंज कर सकता है कि कौन सी रचना नहीं है, वो मान मंजरी दे दे, रूप मंजरी दे दे, विरह मंजरी दे दे। ठीक है, रस मंजरी दे दे आपको, या एक दूसरा भी कुछ भी इसके मिलता जुलता आपको नाम दे सकता है। अगला है रुक्मणी मंगल, इसके बाद भंवर गीत। अगला है श्याम सगाई। देखो, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। श्याम सगाई, ठीक है। सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र भी आपकी किसकी है, अपने किसकी किताब है, नंददासी की किताब है। ठीक है, इनके ग्रंथों में शामिल है, तो ये आपको याद होना ही चाहिए दोस्तों। दोस्तों, इस किताब से आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा और एकदम प्रमाणिक स्रोत आपको इसमें मिलेंगे। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का आप देख लेना। पहले तो आप, अगर आपके पास ये सोल्व पेपर वाली बुक है तो आप मैच कर लेना, 110 क्वेश्चन हूबहू इस बुक में से मिलेंगे आपको। अगला देखो, नंददास का यश का आधार क्या है। देखो, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि नंददास के यश का आधार, आपको एक एक लाइन पे गौर करना है। नंददास के यश का आधार था रास पंचाध्याय, रास पंचाध्याय इनका ग्रंथ है, ये रही रचना। ठीक है, इसी कृति के आधार पर इन्हें जड़िया कहा जाता है। दोस्तों, पूछते हैं कि हिंदी साहित्य में जड़िया किसको बोलते हैं, नंददास जी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन में आपको मिल जाए कि रस मंजरी के कारण बोलते हैं, या ऑप्शन मिल जाए आपको रास पंचाध्याय के कारण बोलते हैं। तो रास पंचाध्याय के कारण बोलते हैं क्योंकि ये यश का इनके आधार है। अगला देखो दोस्तों, नेक्स्ट इसमें नंददास की कृत रसमंजरी, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, नंददास कृत रसमंजरी भानुदत्त कृत रसमंजरी से प्रभावित है। आपको पूछा जा सकता है कि जो नंददास की रसमंजरी है वो किससे प्रभावित है, तो आपकी भानुदत्त की जो रचना है रसमंजरी उससे प्रभावित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार नंददास ने प्रधान रूप से, ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार
नंददास ने प्रधान रूप से भानुदत्त की रसमंजरी के लक्षणों और उदाहरणों का ही अनुवाद रूप किया गया है। दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो इसको तो आपको डायरेक्ट ही याद करना है। ऐसे कोटेशन भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि नंददास ने प्रधान रूप से भानुदत्त की रसमंजरी के लक्षणों और उदाहरणों का ही अनुवाद रूप किया है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। अगला है रसमंजरी नंददास कृत नायक नायिका भेद संबंधी क्या एक प्रकार से आपके श्रृंगार ग्रंथ है। तो डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि रसमंजरी कैसा है, वीर ग्रंथ है या श्रृंगार ग्रंथ है। दोस्तों अभी रीट में क्वेश्चन ही पूछ लिया था कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, तो श्रृंगार में ये ऐसा नहीं आता, श्रृंगार लिखा जाता है दोस्तों डायरेक्ट ऐसे, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो श्रृंगार ग्रंथ है। तो रसमंजरी है नंददास कृत नायक नायिका का भेद संबंधी, किससे संबंधित है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, नायक नायिका के भेद से संबंधित आपके श्रृंगार ग्रंथ है। ये दोहा चौपाई शैली में रचित है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो आपके श्रृंगार ग्रंथ है और एक दोहा चौपाई में ये रचित है। दोस्तों इसका कम से कम 4 बार रिवीजन करना है, क्योंकि पहली बार में तो ईजी लग रहा है, तब आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे ना आपको, तब पता चलेगा। अगला है नंददास का जन्म। तो याद रखना है आपको, नंददास जी का जन्म 1533 ईस्वी, कब, 1533 ईस्वी में यूपी उत्तर प्रदेश के आपके सुकर क्षेत्र के रामपुरा गांव में हुआ। ध्यान रखना, सुकर क्षेत्र के रामपुरा गांव में नंददास जी का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, ये स्वामी आपके गोस्वामी विठलदास के शिष्य थे। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये स्वामी, एक एक क्वेश्चन आपको एक एक लाइन से मिलेगा दोस्तों यहाँ से आपको। ये गोस्वामी विठलदास के शिष्य थे। इनके विषय में कहा जाता है और आपके कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ठीक है, क्यों इन्हें जड़िया कहा जाता है आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इनका जो एक ग्रंथ है रस के आधार पर, उस ग्रंथ का नाम है रस पंचाध्यायी। उस आधार पर इनकी जो कृति के आधार पर इनको जड़िया कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कोटेशन एग्जाम में पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन देखो आया हुआ, तो एक क्वेश्चन है, पर इसमें आपको कम से कम 15 क्वेश्चन इसकी थ्योरी में मिलेंगे। देखो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, प्रयोगवाद में स्पष्ट करते हुए अज्ञे की जो उक्ति है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं। ठीक है, और आपको इसमें बताना है कि कौन सा सप्तक आएगा यहाँ पे। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को आपके जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधन को जानने का भी साधन है। दोस्तों आपको बताना है कि जैसे अज्ञे है, तो अज्ञे ने कितने तार सप्तक बताए थे दोस्तों, 4 बताए थे। उसमें से आपको ये बताना है कि ये किस में दूसरा तीसरा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों प्रयोग का वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, ना तो प्रयोग का कोई वाद है, ना ही प्रयोग अपने आप में इष्ट है। प्रयोग तो एक प्रकार से आपका क्या है दोस्तों, एक प्रकार से साधन है, और ये आपका कैसा साधन है, दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह सत्य को जानने का साधन है। प्रयोग क्या है दोस्तों, एक प्रकार से आपको सत्य का जानने का साधन है जिसे कवि अपने आप को प्रेषित करता है, अपने विचार। दूसरा वह प्रश्न की क्रिया है और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। दोस्तों ये आपके दूसरे तार सप्तक की आपको मिलेगा। देखो अज्ञे ने 4 तार सप्तक का प्रकाशन किया था। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने प्रयोगवाद कवियों को, ध्यान रखना, राहु का अन्वेषिका है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है कि कौन से कवियों को अज्ञे ने राहु का अन्वेषिका है, तो प्रयोगवादी। ठीक है, आगे देखो, अज्ञे के जो काव्य आंदोलन के प्रयोगवाद के नाम का समर्थन नहीं करते थे। दोस्तों अज्ञे इस काव्य आंदोलन के प्रयोगवाद के रूप देखो प्रयोगवाद के नाम का जो समर्थन नहीं करते थे, इसका विरोध करते हुए उन्होंने दूसरा तार सप्तक की भूमिका में ये चीज़ लिखा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इस लाइन को आप भूलना मत। अज्ञे इस काव्य आंदोलन
के प्रयोगवाद के नाम का समर्थन नहीं करते थे। इसके विरोध में उन्होंने दूसरा तार सप्तक के बारे में ये भूमिका लिखी है कि दूसरे तार सप्तक की जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रयोगवाद नहीं है, प्रयोग इष्ट नहीं है, प्रयोग तो एक साधन है जो आपके सत्य को जानने का साधन है। ये काव्य आंदोलन क्या है, आधार पर प्रयोग का नाम में समर्थन नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने दूसरे तार सप्तक में ये चीज़ कही है। दोस्तों देखो, प्रयोगवाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, पूरी की पूरी ये लाइन आपको यहाँ से मिल जाएगी। प्रयोगवादी का कहना है उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हम कवितावादी कहना है। देखो, यह इष्ट या साध्य है, ठीक उसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता में भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हम प्रयोगवादियों का कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हम कवितावादियों का कहना है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, ये पूरी जो लाइन है उसी का ही दोस्तों इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन बनाया है। ये दूसरा तार सप्तक है 1951 से अज्ञे। ठीक है, देखो 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक नाम से एक पत्रिका का संपादन करा था। कौन सी डेट में? 1943 ने। ठीक है, डेट याद रखना। तार सप्तक का नामक पत्रिका का प्रकाशन के संपादन किसने कराया था? अज्ञे ने। वाद के रूप में प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, वाद के रूप में प्रयोगवादी की शुरुआत मानी जाती है। अब देखो, एक एक लाइन से यहाँ से एक एक क्वेश्चन चलेगा, इसलिए अपन आराम से चल रहे हैं। आराम से ये बुक आपको अपन 1 महीने में ये बुक कंप्लीट कर देंगे और साथ साथ आप इसका रिवीजन करते रहना। दोस्तों ये आपके पास बुक होनी चाहिए। देखो, तो डेली क्लास आएगी इसकी। प्रयोगवाद की विशेषता देख लो, अहमवादी प्रवृत्ति की प्रधानता। जो प्रयोगवाद अपन बात कर रहे हैं इसमें क्या मिलता है? अहमवादी मिलता है, बौद्धिकता का प्राधान्य मिलता है, निराशावाद मिलता है, यथार्थवाद का आग्रह मिलता है और साधारण विषयों का निरूपण मिलता है। दोस्तों प्रयोगवाद में कौन सी विशेषता नहीं है, इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अहमवादी प्रवृत्ति की प्रधानता है, बौद्धिकता की प्रधान है, इसमें निराशावाद है, यथार्थ का आग्रह है और साधारण विषयों का निरूपण है। आपको एक बार में ये चीज़ें की याद नहीं होगी, पर इसको आप रिवीजन करोगे तो ये बेसिक सी चीज़ें सारी आपको याद हो जाएगी। अगला देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, शक्ति जिसको प्रतिभा बोलते हैं, निपुणता एवं अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप में काव्य हेतु मानने वाले आचार्य थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी ये क्वेश्चन पूछ लिया था। दोस्तों देखो, काव्य हेतु ये आपके शक्ति, प्रतिभा को, निपुणता को और अभ्यास को, तीनों को काव्य हेतु मानने वाले मम्मट थे। दोस्तों ठीक है, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बेशर्त इसको आपको अच्छे से कम 4 से 5 बार इसको आपको रिवीजन करना। बस देखो, शक्ति, प्रतिभा, निपुणता, अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप में काव्य हेतु मानने वाले आचार्य मम्मट थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मम्मट। काव्य हेतु में 3 प्रकार माने मम्मट ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। प्रतिभा को शक्ति बोलते हैं, देखो अभ्यास हो गया, निपुणता को क्या बोलते हैं? व्युत्पत्ति। तो प्रतिभा, शक्ति एक ही बात है, व्युत्पत्ति निपुणता बोल सकते हैं और अभ्यास। आचार्य मम्मट ने शक्ति शब्द का प्रयोग प्रतिभा के पर्याय के रूप में करा है। ध्यान रखना, आचार्य मम्मट ने शक्ति शब्द का उपयोग किसके लिए करा है? प्रतिभा के पर्याय के लिए करा है। रुद्रट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ ध्यान रखना, रुद्रट ने तो प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द और मम्मट ने शक्ति के लिए प्रतिभा। तो मम्मट में पहले शक्ति होती है, ऐसे कुछ याद कर लेना। तो शक्ति के लिए आपके प्रतिभा और रुद्रट है, इसका उल्टा कर देना, प्रतिभा के लिए आपके शक्ति शब्द। अब देखो, रुद्रट ने निपुणता को व्युत्पत्ति की संज्ञा दी है। तो रुद्रट ने यहाँ 2 चीज़ बता दी, एक तो बोलता है प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द, ठीक है, और एक निपुणता के लिए व्युत्पत्ति शब्द। किसके? आपके रुद्रट। आपके रुद्रट ने ये चीज़ आपके निपुणता को व्युत्पत्ति की संज्ञा दी है दोस्तों काव्य अलंकार में। अगला देखो, अभ्यास भी काव्य निर्माण का हेतु है। अभ्यास
से कवि की रचना अधिक परिपक्व, अभिव्यक्ति सौंदर्य से पूर्ण होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ध्यान रखना। अभ्यास भी क्या है? काव्य निर्माण का हेतु है। अभ्यास से कवि की रचना अधिक परिपक्व और अभिव्यक्ति सौंदर्यपूर्ण होती है। कवि जिन उत्पादनों में सम्मिलित होकर काव्य रचना में प्रवृत्त होता है उसे काव्य हेतु कहते हैं। आपको पता होना चाहिए काव्य हेतु क्या होते हैं दोस्तों। बस एक बुक में बात करें दोस्तों, ऐसे तो आपको पता है हिंदी आप कंप्लीट पढ़ रहे हो, पर एक बुक में से दोस्तों 150 में से 110 क्वेश्चन आना अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है। कवि जिन उत्पादों में सम्मिलित होकर काव्य रचना के प्रवृत्त होता है उसे काव्य हेतु कहते हैं। मतलब रचना के लिए काव्य प्रवृत्त होता है उसको ही काव्य हेतु कहते हैं। देखो, व्याकरण, काव्य शास्त्र आदि के अध्ययन से आपके व्याकरण हो गया, ठीक है, काव्य शास्त्र हो गया, इनके अध्ययन से कवि अपनी कृति को अधिक उपयोगी, सुंदर, गंभीर बना सकता है। इसे क्या बोलते हैं? व्युत्पत्ति बोलते हैं। दोस्तों, व्याकरण, काव्य शास्त्र से कवि अपने कृति को अधिक क्या है? सुंदर और गंभीर बना सकता है, इसको व्युत्पत्ति बोलते हैं। प्रतिभा ही काव्य उत्पत्ति का मूल कारण मानी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपकी प्रतिभा, जो शक्ति होती है, ठीक है। देखो, शक्ति को प्रतिभा किसने कहा था? मम्मट ने। ठीक है, एक एक चीज़ आप ध्यान रखना। और ये तो हो गया। अब आपसे पूछ ले प्रतिभा को शक्ति किसने कहा, उल्टा पूछ ले तो रुद्रट। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अब देखो, प्रतिभा ही जो आपकी शक्ति है, प्रतिभा ही काव्य उत्पत्ति का जो मूल कारण मानी जाती है, ये ध्यान अच्छे से रखना। तो दोस्तों, ये तो आज शुरुआत थी, ये बुक कंप्लीट करेंगे, ध्यान रखना। देखो, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे, पर अपन आराम आराम से करेंगे। इसको 3 से 4 बार दोस्तों आप पढ़ लेना। एक बार यूट्यूब पर कराएंगे कंप्लीट पूरी। बाकी आप, ये बुक है आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। और पूरे राजस्थान में आपको किसी भी शॉप पर ये दोस्तों बुक मिल जाएगी। पर ये बुक होनी ज़रूरी, क्यों? यूट्यूब पे पढ़ लोगे, पर लास्ट टाइम में दोस्तों इसको आप जब रिवीजन करोगे, 10-10 दिन में आप इसका रिवीजन करोगे, क्योंकि एक बार से कई चीज़ें, क्योंकि जितनी भी एक एक लाइन है वो प्रमाणिक चीज़ें से दोस्तों ली गई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये आपके पास बुक होनी चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं, भूगोल के लिए सबसे ज़्यादा टॉप रिजल्ट देने वाली, फर्स्ट ग्रेड के लिए, चाहे आप कोई सा भी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड किसी की भी कर रहे हो, तो ये आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि इसका आप रिजल्ट देखोगे ज्ञानसूर्य बुकों का, अभी रीड लेवल आपकी 1 की बात करें, 2 की बात करें, सबसे ज़्यादा रिजल्ट और इसका प्रमाण मैंने ज्ञानसूर्य पब्लिकेशन टेलीग्राम पे डाल दिया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा ये फर्स्ट ग्रेड की सामने आपकी किताबें हैं, ये आपके पास दोस्तों होनी चाहिए, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स से आपको आगे रखेगी। देखो, ये बुक दिख रही है जो भी अपन कर रहे हैं, ये आपने रचना वाली बुक है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये रचनाओं वाली बुक है, आपको मार्केट में मिल जाएगी कंप्लीट। और ये सोल्ड पेपर है फर्स्ट ग्रेड के, ये भूगोल वाली होएगी। ये आपके शिक्षा शास्त्र और ICT वाली बुक, लकी आवजा असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक 3, और आपके स्कूल मैनेजमेंट। पिछली बार एक क्वेश्चन बाहर गया था, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी बुक में से आए थे दोस्तों। ये ज्ञान सरोवर की सिलेक्शन बुक है फर्स्ट ग्रेड के लिए। इनमें से ये आपको पूरे राजस्थान में आप किसी भी शॉप पे जाके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिखाओगे तो आपको मिल जाएगी। इन बुक का बार बार आप अध्ययन करोगे तो दोस्तों आप यकीन मानना, आराम से जो पिछली बार स्टूडेंट का एक तो 40% वाला नहीं हो रहा था, वो अच्छे से हो जाएगा। और करंट अपनी थोड़े टाइम बाद में शुरू हो जाएगी। पिछली बार भी सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा था। तो ज्ञान सरोवर बुक का दोस्तों ये है, आप पढ़ोगे तो आप कंटेंट देख रहे हो, आपको खुद को पता चलेगा कि एक तो भीड़ में पढ़ना और एक स्मार्ट वर्क करना क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको लाइक और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना ये अपन कंप्लीट कंटिन्यू करें क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन 4 से शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।